हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन और फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं और ये भी हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो अब जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें ये बात हमेशा याद रखनी है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो एक स्केलर क्वान्टिटी है और उसी कंसेप्ट को यूज करते हुए हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर कोई फॉर्मूला डेराइव करना है तो उसी यूज करते हुए करना है। तो यहाँ पर ये मैंने माना है कि एक डाइपोल है। तो जो ये टॉपिक है इसमें ये करना है हमें कि हमारे पास एक डाइपोल दिया गया है और उसकी वजह से किसी पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। अब जो हमारे पॉइंट P है ये हमारा एक एंगल, ये पॉइंट P हो गया और जो इसके साथ जो ये एंगल बना रहा है ये हमारा डाइपोल है। ये हमारा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ये वाला और ये इधर नेगेटिव चार्ज है। तो डाइपोल हो गया। डाइपोल के साथ जो एंगल बना रहा है ये हमारा ये एंगल हो गया इसका थीटा। इस एंगल थीटा को बनाते हुए ये पॉइंट P है, इसकी सेपरेशन सेंटर से हमारी R। तो हमें जो ये पॉइंट P है इस पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये बात मान लेते हैं कि जो हमारी Q है पॉजिटिव चार्ज ये वाला, यहाँ से जो हमारी सेपरेशन है वो हमारी R1 है और नेगेटिव से सेपरेशन है हमारी R2। और एक बात और मैं बता दूं आप लोगों को, जितने भी मैंने यहाँ पे फिगर लिए हैं ये मोस्टली NCERT से हैं। NCERT यहाँ सभी को ये फिगर्स मिल जाएंगे। तो इस अब जब हम यहाँ पर पोटेंशियल निकालेंगे तो हमें पता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी है। जो अगर स्केलर क्वांटिटी है तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हमें पहले Q की वजह से पोटेंशियल निकालना है, फिर नेगेटिव Q की वजह से निकालना है, माइनस Q चार्ज की वजह से, एंड आफ्टर डेट उन दोनों को हमें ऐड कर देना है। तो यही मैंने फॉर्मूला लिखा है सिंपली, जिसका हमें यूज करना है। अगर हम बात करें तो जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है उसकी सेपरेशन R1 है, जो नेगेटिव चार्ज है उसकी सेपरेशन R2 है और हमें दोनों को ऐड करना है तो एक चार्ज नेगेटिव है तो दोनों बीच में नेगेटिव साइन आ जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारी ये R1 है और R2 है ये हमें पता नहीं है, ये हमने एज्यूम की है। जैसे हमें R की फॉर्म में और जो हमारे एंगल थीटा दिया गया है यहाँ पर इसकी फॉर्म में हमें लिखना है। इसे किस तरीके से लिखते हैं तो इसके लिए हम यूज करते हैं फॉर्मूला cos A इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2BC। तो ये मोस्टली आप लोगों ने ट्रायंगल जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तब आपने ये पढ़ा होगा कि cos A को अगर हम लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, जहाँ पर कैपिटल लेटर का मतलब एंगल होता है और स्मॉल लेटर्स का मतलब साइड होता है। तो ये अगर कोई हमारे पास एंगल A है और एंगल A के जो सामने वाली साइड है उसे हमने स्मॉल ए माना है, एंगल B के सामने वाली साइड स्मॉल B से, एंगल C के सामने वाली साइड स्मॉल C मानी है। तो उसी में हमने फॉर्मूला इसको यूज किया है। अगर हम यहाँ पे यूज करें तो जो हमारे वाला फॉर्मूला है, अगर देखें इसमें हम ट्रायंगल P, जो हमारे पॉइंट P है ये वाला और ये वाला पॉजिटिव Q इधर और जो हमारे पॉइंट O है, अगर हम इसमें हम अप्लाई करें तो कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें यहाँ से, जो ये कॉस थीटा आएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी A स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर माइनस में R1 स्क्वायर अपॉन में 2AR कॉस थीटा, सॉरी माइनस में 2AR। तो जब उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी ये वाली। सिंपली आप लोगों को इतना याद रखना है कि जो हमारा ये इक्वेशन आई है, जो ऊपर जो हमें फॉर्मूला दिया गया है इसको यूज करते हुए आई है। अगर यहाँ से हम A की वैल्यू निकालना चाहें तो ये हो जाएगा B स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर माइनस में 2BC इंटू कॉस A। तो सेम वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया है। और अगर हम बात करें R2 के लिए तो अगर ऊपर वाला एंगल हमारा थीटा है तो जो नीचे वाला एंगल बचेगा ये वाला, ये हमारा पाई माइनस थीटा हो जाएगा और कॉस पाई माइनस थीटा होता है हमारा माइनस कॉस थीटा। तो जो नेगेटिव साइन है वो हमारा प्लस से रिप्लेस हो जाएगा। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो हमें R1 की निकालनी है।
तो R1 हमने यहाँ पे जो ये ऊपर वाली इक्वेशन है इसी को हम आगे सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से R² हमने कॉमन लिया, सिंपली जब R² कॉमन लेंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा, ये वाली वैल्यू यहाँ पे A² अपॉन R² आ जाएगा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसके अपॉन में जब R² करेंगे तो ये अपॉन में सिंपली R हो जाएगा, एक R ऊपर से कट जाएगा। अब इसके बाद ये बात हम एज्यूम करते हैं कि जो हमारा R है मीन्स जो इस पॉइंट की सेपरेशन है सेंटर से वो बहुत ज़्यादा है। जब बहुत ज़्यादा है तो जो हमारी लास्ट वाली टर्म है ये वाली, इसको हम कर देते हैं नेगलेक्ट। अभी ये तो हमारी जो वैल्यू आई ये नीचे जो दी गई है ये वाली वैल्यू, ये तो हमारी R1² की आई, लेकिन हमें जो वैल्यू निकालनी है वो हमें 1/R1 की निकालनी है। तो इसको कर देते हैं हम इनवर्स, तो इसको यहाँ पे इन्वर्स कर दिया गया है। सेम वही जब इन्वर्स करेंगे तो जो हमारा ये वाली टर्म है इसकी पावर हो जाएगी -12। और आई होप कि आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर हम इसको बाइनोमियली एक्सपेंड करें तो हमें इसका जो फॉर्मूला आएगा वो हमारा ये आ जाएगा, क्योंकि -के 1/2 ये हमारा आगे आ जाएगा। जब 1/2 आगे आएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिंपली ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। तो 1/R1 की वैल्यू हो गई हमारी 1/R1 प्लस E/R इंटू में cos थीटा। बट अगर हम R1 की जगह R2 की वैल्यू अगर हम निकालें तो जो हमारा थीटा था वो हमारा था cos 180 माइनस थीटा। जब हम उसकी वैल्यू थीटा को अगर पाई माइनस थीटा से रिप्लेस कर दें तो जो हमारे पॉजिटिव साइन है ऊपर ये सिंपली रिप्लेस हो जाएगा हमारा नेगेटिव साइन से। एंड उसके बाद जो हमारा फॉर्मूला था कि v इक्वल टू 1/4πε0 QR1 माइनस QR2 था, तो सिंपली उसमें अब हम इनकी वैल्यू दोनों रख देंगे। जब दोनों रखेंगे तो 1/R इसमें से कॉमन आ जाएगा, और अगर ऊपर वाली में से नीचे वाली वैल्यू माइनस करें तो जो हमारा 1 है वो कैंसिल हो जाएगा, और जो cos थीटा वाली टर्म है वो हमारी ऐड हो जाएगी। जब cos थीटा वाली टर्म ऐड होगी तो वो 2a cos थीटा अपॉन में R होगी, और एक R बाहर है तो वो टोटल R² के फॉर्म में आ जाएगी। और ये आप लोगों को पता ही है कि Q इंटू 2a की वैल्यू हमारी P होती है। P हमारा होता है डाइपोल मोमेंट। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर आता है। और इसमें मेन चीज़ बात याद रखने की ये होती है कि अगर मान लो कि अगर हमारे थीटा की वैल्यू 0 हो, थीटा की वैल्यू 0 का मतलब है कि जो हमारा पॉइंट है वो हमारा एक्सिस के अलोंग हो जाए। जब एक्सिस के अलोंग होगा तो cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो सिंपली बचेगा क्या P/4πε0 इंटू R²। वही हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर वहीं पर अगर ये पॉइंट इक्वेटोरियल पर पहुँच जाए मीन्स थीटा की वैल्यू 90 हो जाए तो cos 90 की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। उस केस में cos थीटा 0 हो जाएगा, और जब cos थीटा 0 हो जाएगा तो पोटेंशियल भी हमारा 0 हो जाएगा। जो ये यहाँ पे मैंने सिंपली लिखे हैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू चेंज करके, अगर आप लोग चाहें तो उसको सिंपली डेराइव भी करके देख सकते हैं, और डेरिवेशन वहाँ पे बहुत ही ईजी और सिंपल। सो नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं कि अभी हमारे पास सिंपल डाइपोल था। अगर हमारे पास बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हों उनकी वजह से हमें पोटेंशियल निकालना किसी पॉइंट पर, तो किस तरीके से निकालेंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है, जो हमें कंसेप्ट यूज करना है वो है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हमारा स्केलर है, और स्केलर को जैसे हम सिंपल नंबर्स ऐड करते हैं, पॉजिटिव है तो ऐड कर देते हैं, नेगेटिव है तो उसे माइनस कर देते हैं। तो सेम वही हमें यहाँ पे यूज करना। तो अब बात करें कि हमें ये जो फिगर दिया गया है एनसीईआरटी का, ये अगेन दोबारा से मैं बता दूं, ये पॉइंट P है, यहाँ पे चार्ज हमारा Q2 है, ये Q3 है, ये 4 है, ये 1 है, ये 5 हो गया। तो ऐसे ही इसमें नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल हमारे 5 दिए गए हैं, तो आप लोग एज्यूम कर सकते हैं जो हमारे नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब उनकी जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, और मान लेते हैं कि जनरली वो नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे n है। तो अब V1 निकालेंगे। V1 मतलब जो हमारा Q1 है उसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल, तो ये हो जाएगा Q1 अपॉन में R1P। 1P जो R1P है ये हमारी सेपरेशन है Q1 से पॉइंट P की। तो ऐसे सिमिलरली V2 निकाल सकते हैं। सिंपली 1 की जगह हमें 2 रिप्लेस कर देना, 3 के लिए निकालेंगे तो 1 को 3 से रिप्लेस कर दो, n के लिए निकालेंगे तो हमारा वह जो 1 है जो हमने
जहाँ अपन लिखा है फर्स्ट फॉर्मूले में उसको n से रिप्लेस करो, p हमारा p ही रहेगा। अब इसके बाद हमें पता है वेक्टर है तो सीधे सिंपली इसको ऐड कर दो। कोई हमें स्केलर है तो स्केलर की तरह से ऐड करना है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है तो सिंपली 1/4 कॉमन बाहर आ गया, Q1/R1P Q2/R2P, ये हमारा ब्रैकेट में बचा रह जाएगा। तो जो ये फॉर्मूला है इसी पे बेस्ड कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसको याद रखना है। याद सिंपल इतना रखना है कि अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर के हिसाब से ऐड होगी, अगर स्केलर है तो उसे स्केलर की तरह हमें ऐड करना है। एंड नेक्स्ट जो अगर मान लो कि हमें कोई पता है कि एक सरफेस हमें दे रखा है, उसके हर एक पॉइंट पर अगर हमारा पोटेंशियल सेम हो जाए तो क्या होगा। तो यहाँ मान लेते हैं कि जैसे कि हमारा ये दिया गया है एक स्फीयर, इसके जितने भी पॉइंट हैं, चाहे यहाँ पर मान लें, चाहे यहाँ पर मानें, चाहे यहाँ पर मान लें, चाहे यहाँ पर मान लें, इन सभी में जो हमारा पोटेंशियल वो हमारा सेम है। तो जो हमारे सरफेस बना है, जो सर्कल बना हुआ है, इसके भी हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है, ये हमने एज्यूम किया है। तो जो सरफेस की जो हम नाम देंगे वो हो जाएगा इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इन अदर वर्ड कह सकते हैं हम इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होता है जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू हमारी सेम होती है। और नेक्स्ट इसके बाद बात आती है कि जो हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस है, इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो क्या होती हैं। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जब भी हम वर्क डन की बात करते हैं तो वर्क डन हमारा होता है चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमें पता है कि अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर चार्ज को ले जाएंगे, जैसे मान लो यहाँ से, और हम इसको चार्ज को ऐसे घुमाते हुए और यहाँ पे ऐसे बहुत जगह घुमाया और इसको बाद में हम ले आए यहाँ पे लाकर हमने इसे छोड़ दिया। तो जो हमारा पोटेंशियल जो इस पॉइंट पर होगा और जो इस पॉइंट पर होगा वो हमें पता है कि सेम है। जब पोटेंशियल में डिफरेंस हमारा 0 है, और वर्क डन की डेफिनेशन होती है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो हमारा वर्क डन भी 0 हो जाएगा। तो इसी वजह से इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि अगर चार्ज पार्टिकल को इस सरफेस में मूव कराएं तो उसका वर्क डन 0 होता है। और दूसरी बात ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल होता है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। जैसे कि ये हमारा चार्ज दिया गया है अंदर Q, अगर इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे इस पॉइंट पर होगी वो तो इस डायरेक्शन में हो जाएगी जैसे कि दिखाई गई है। इसको मैं थोड़ा और साफ कर देता हूँ, सही कर देता हूँ। तो अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर सेकंड की। तो पॉइंट नंबर सेकंड में कि जब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें इसकी वजह से तो इस डायरेक्शन में हो जाएगी। और जो हमारे सरफेस है जब ये यहाँ पर देखेंगे, अगर हम स्मॉल एलिमेंट की बात करें तो इस पर परपेंडिकुलर होगी, तो मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। थर्ड पॉइंट है कि जो हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, और इंटरसेक्ट ना करने का सेम रीज़न है, अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हमारी डबल हो जाएगी, और डबल डायरेक्शन पॉसिबल नहीं होती, और डबल का मतलब होता है डबल। एंड आफ्टर दैट जो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया गया है, अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अगर हम रिलेट करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये एक जो डायग्राम है ये अगेन एनसीईआरटी से ही है ऑलमोस्ट, जैसा कि मैं बता चुका हूँ पहले। तो यहाँ पर हमें दो सरफेस दिए गए हैं, एक नीचे वाला है और ये एक ऊपर वाला है। इन नीचे वाले का पोटेंशियल V है, ऊपर वाले का पोटेंशियल V प्लस डेल्टा V है। तो हम ये बात, और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये हमारी अपवर्ड दिखाई गई है, ऊपर की तरफ है। हम ये बात मान लेते हैं कि कोई हमारा चार्ज पार्टिकल है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, और जो इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो हमारी डेल्टा एल ये इसमें मान ली है। अगर हम वर्क डन निकालें, और ये बात हम एज्यूम कर लेते हैं फॉर सिंप्लिसिटी कि हमारा जो डेरिवेशन है वो सिंपल हो जाएगी, जो हमारा चार्ज है वो हमारा यूनिट चार्ज है। यूनिट है तो अगर फोर्स निकालेंगे तो QE होगा, और Q की वैल्यू हमारी 1 है तो फोर्स इक्वल्स टू E हो जाएगा। तो उस केस में जब हम वर्क डन निकालेंगे तो E इंटू DL हो जाएगा, क्योंकि फोर्स हमारा E के इक्वल हो जाएगा, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा डेल्टा एल
और वर्क डन अगर हम निकालें बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल जो हमने अभी यूज की है, तो वर्क डन होता है चेंज इन पोटेंशियल इनटू में चार्ज, और चार्ज हमने 1 माना है तो वो हो जाएगा हमारा माइनस के डेल्टा वी ए, जो नीचे वाला है वी, इसमें से हम ऊपर वाला अगर माइनस करेंगे तो जो डेल्टा वी है वो हमारा बचा रहेगा विद नेगेटिव साइन। जो वर्क डन हमने पोटेंशियल के डेफिनेशन से निकाला और एक सिंपल जो हम डेफिनेशन पहले से पढ़ते आए हैं फोर्स की डेफिनेशन से निकाला है। अब इन दोनों को इक्वल रख दें तो जो हमारी इक्वेशन है वो बन जाएगी ई डी एल इक्वल टू माइनस डेल्टा बी। इसी को अगर हम सिंपली डेल्टा को हटा के अगर इसको डिफ्रेंशिएशन और डी से अगर हम रिप्लेस कर दें तो ये हो जाएगी हमारी इक्वल टू माइनस में डी वी ओवर डी एल। ये जो इक्वेशन है ये हमारे डिफरेंशियल फॉर्म में है, ये बात हमें याद रखनी है। अगर इसी को हम इंटीग्रल फॉर्म में लिखना चाहें तो वी टू माइनस में वी वन इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एल एल वन टू एल टू। मतलब जो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका हमें लाइन इंटीग्रल निकालना है, और ये बात हमें पता होगा कि हमें इस पॉइंट से उस पॉइंट तक जाना है L1 से L2 तक। तो इसमें एक बात देखने की ये है कि जो हमारी E है वो हमारा नेगेटिव dV ओवर dl है। तो जो हमारे नेगेटिव साइन है ये बता रहा है कि जिस डायरेक्शन में हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है तो पोटेंशियल हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करेगा। और जो डी वी ओवर डी एल होता है ये हमारा होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। और ये यहाँ पर लिखा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो उसमें जाएगी जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल हमारा डिक्रीज करेगा। एंड आफ्टर दैट द फाइनल ये पोटेंशियल का लास्ट टॉपिक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो कैपेसिटर आ जाएगा उसके, और कैपेसिटर पढ़ने के बाद जो उसके क्वेश्चन होंगे वो हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें सेम जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अगर एक डाइपोल है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे हैं तो उस पर कुछ जो हमारा डाइपोल है वो रोटेट करता है, रोटेट करेगा तो उस पर टॉर्क काम करता है, हमने पहले ही डिस्कस किया। और जो हमारा टॉर्क आया था वो था हमारा पी ई साइन थीटा, और इसी को लिख सकते थे पी क्रॉस ई। अब जो हमारे रोटेट करेगा टॉर्क तो इसमें कुछ ना कुछ वर्क डन होता है। अगर टॉर्क हमारा रोटेट कर रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ वर्क डन होगा, तो जो हमारा वर्क डन हुआ है वही हमें अब निकालना है। और जो यहाँ पर वर्क डन होता है वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। और ये बात हम अगेन एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी हुई है ये हम यूनिफॉर्म एज्यूम करके चल रहे हैं। तो टाउ को जो हमारा टॉर्क है उसको डी थीटा के साथ इंटीग्रेट कर देंगे, और जो थीटा नॉट से थीटा वन तक जो इसमें लिमिट लगाई गई है, इसका मतलब जो पहले जो उसका ओरिएंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वो थीटा नॉट है, बाद में हो गया वो थीटा वन। और जो टाउ एक्सटर्नल है जो हमारा टॉर्क है वो हमारा पी ई साइन थीटा है, तो पी ई साइन थीटा को डी थीटा के साथ इंटीग्रेट करेंगे। और हमें पता है कि जो पी ई है वो हमारा कांस्टेंट है, तो साइन थीटा को डी थीटा के साथ इंटीग्रेट कर दें और लिमिट लगा दें, तो जो हमारा आंसर आएगा वो हो जाएगा पी कॉस थीटा नॉट माइनस पी कॉस थीटा वन। तो जो ये हमें फॉर्मूला मिला है या फिर जो हमारे वर्क डन हुआ है तो डाइपोल को रोटेट कराने में, यही उसके पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही है, और आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है जेई मेंस का है, एडवांस का है, सीबीएसई बोर्ड का है, किसी टेस्ट का है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।